अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ कमिंग फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से कुछ वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसी सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस विच इज़ अबाउट मैटर वेव्स एंड द ईयर इज़ 1924। According to de Broglie hypothesis, it is possible for a moving particle to exhibit wave behavior. To further explain this hypothesis, we have to resume back to what we discussed in our introduction before your midterm exam, and that is the dual nature of light. Dual nature means that light in some cases behaves as waves, whereas in some other cases it behaves as particles, which we call photons. Photon is the particle character of light. Particle in the sense that it is discrete like particles. It has momentum like particles, and it can decay into other particles, such as in pair production a photon can be broken into electron and a positron, and this behavior is also similar to the behavior of other particles. Both these aspects of light are verified by experiments such as interference and diffraction, which are purely wave properties, confirm the wave nature of light, whereas in photoelectric effect, Compton effect and pair production, these experiments confirm the photon or particle aspect of light. Although these two aspects are different from each other, but they are not in contradiction, they are actually in a complementary role. In a complementary role in the sense के जिन ऑप्टिकल फिनोमेना में वेव बिहेवियर सक्सेसफुल नहीं होता, वहाँ हम फिर फोटॉन बिहेवियर ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन। ये ऐसे ऑप्टिकल फिनोमेना हैं जो हम वेव बिहेवियर ऑफ लाइट के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर फोटॉन एस्पेक्ट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन ये ऐसे ऑप्टिकल फिनोमेना हैं जिनको हम फोटॉन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वेव बिहेवियर। इसलिए हम कहते हैं कि ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री रोल में हैं। अच्छा, 1924 तक तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ये इस्टब्लिश हो चुका था, साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सप्लेन भी किया था और थियोरेटिकली भी इस्टब्लिश हो चुका था, एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाई हो चुका था। लेकिन डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ना तो कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था और ना कोई थियोरेटिकल स्पेकुलेशंस। तो 1924 में लुई डी ब्रॉय, इंग्लिश स्पीकिंग लोग आमतौर पर इसको लुई डी ब्रॉय प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हम इसको डी ब्रॉगली ही कहेंगे। डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस में ये प्रपोजल, ये कंजेक्टर प्रेजेंट किया कि मटेरियल पार्टिकल का भी डुअल नेचर होना चाहिए, मटेरियल पार्टिकल के लिए भी डुअल नेचर पॉसिबल है। स्पेशली उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर यानी इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन शो करें। डी ब्रॉगली के पास, जिस तरह मैंने बताया, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो नहीं था अपने इस हाइपोथेसिस के फेवर में। उन्होंने एक सादा सा उसूल इस्तेमाल किया इस नेचर का, और वो है सिमेट्री आर्गूमेंट के नेचर में सिमेट्री पाई जाती है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि फोटॉन जो कि एक मासलेस पार्टिकल है, मासलेस है लेकिन है पार्टिकल, फोटॉन अगर वेव बिहेवियर शो कर सकता है तो फिर मटेरियल पार्टिकल के लिए भी ये मुमकिन होना चाहिए कि वो वेव बिहेवियर शो करे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। इस हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली फार्मूलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं, विच वी कॉल द रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एंड वी एक्सप्लॉइट इट फॉर फोटॉन विच इज़ ए मासलेस पार्टिकल। इट हैज़ ज़ीरो रेस्ट मास एंड एनर्जी E इक्वल टू HF। एम नॉट की जगह ज़ीरो लगाएं, E की जगह HF, देन इक्वेशन 1 बिकम्स HF इक्वल टू PC। C हम उधर शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो P इक्वल टू HF बाई C, F ओवर C दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर लेमडा, सो P इक्वल टू H डिवाइडेड बाई लेमडा। ये इक्वेशन हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर राइट साइड को 2 पाई पे डिवाइड करें, h ओवर 2 पाई जिसको हम h कट से ज़ाहिर करते हैं, ये रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट कहलाता है।
और इसी तरह ये राइट साइड 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई बाई लेमडा हम के से ज़ाहिर करते हैं और ये वेव नंबर कहलाता है। 2 पाई रेडियन में होता है, लेमडा यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस में मेजर करते हैं, ये वेव लेंथ है। तो अगर ऊपर रेडियन है नीचे मीटर है, देन वेव नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियंस पर यूनिट डिस्टेंस या द नंबर ऑफ रेडियंस पर मीटर। चलिए याद रखें इक्वेशन 2 या 3 ये एक ही इक्वेशन के अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। ये है फोटॉन के लिए और ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर चुके हैं कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक में। डी ब्रॉगली ने ये काम किया कि उन्होंने इसी इक्वेशन को यूँ लिखा, यानी डी ब्रॉगली पुट इक्वेशन टू द अदर वे अराउंड। उन्होंने इसको यूँ लिखा लेमडा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, और फोटॉन के लिए नहीं, डी ब्रॉगली ने इसी इक्वेशन को लिखा मटेरियल पार्टिकल के लिए। अगर ये इक्वेशन मटेरियल पार्टिकल के लिए है तो इट मीन्स के पी मोमेंटम है, फोटॉन का नहीं। यहाँ फोटॉन का मोमेंटम है लेकिन यहाँ ये मोमेंटम हुआ मटेरियल पार्टिकल का, और लेमडा ये वेव लेंथ है। इस मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, ये वेव लेमडा वेव लेंथ है उस मैटर वेव का। पी चूँकि मोमेंटम है मटेरियल पार्टिकल का, सो इस मोमेंटम को हम यूँ भी लिख सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी m इंटू वी। यहाँ ये बात याद रखें कि मास m ये रेस्ट मास नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक मास है जो इक्वल होता है रेस्ट मास यानी m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल अंडर द रूट। इक्वेशन 4 के मुताबिक अगर पार्टिकल ऑफ मास m स्पीड v के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा। इस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, और इसके वेव लेंथ यानी लेमडा को डी ब्रॉगली वेव लेंथ कहते हैं। इक्वेशन 4 के मुताबिक लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली आम तौर पर हम इस इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली हम यूँ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं E इक्वल टू एच एफ, और 2 पाई पे डिवाइड करें तो h बाई 2 पाई एच कट, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करें 2 पाई एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा। इस इक्वेशन में E पार्टिकल एनर्जी है, जो मूविंग पार्टिकल है ये उसकी एनर्जी है, और f फ्रीक्वेंसी है इसके मैटर वेव की, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सेम मैटर वेव की। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। टू स्मॉल मीन्स स्मॉलर देन द न्यूक्लियर साइज, और जब वेव लेंथ स्मॉलर देन द न्यूक्लियर साइज हो तो फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हम डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसमें हम इतने छोटे वेव लेंथ को ऑब्जर्व कर सकें या उसको मेजर कर सकें। सो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के डी ब्रॉगली वेव लेंथ को या उन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के वेव बिहेवियर को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरेटिकली वो आप मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। डी ब्रॉगली ने जब 1924 में यह हाइपोथेसिस पेश किया, बावजूद ये कि कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इसके फेवर में, लेकिन फिर भी इन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी का रिस्पेक्टफुल अटेंशन गेन किया, और 3 साल बाद 1927 में ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया, यानी साबित हो गया तजर्बे से। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम ने इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया, और जिस तरह पहले बताया कि इंटरफेरेंस प्योरली वेव प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव बिहेवियर शो कर रहा है, जो कि कन्फर्मेशन है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। ये याद रखें कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल, उसके एक्सप्लेनेशन में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने अपना रोल प्ले किया। इसी तरह श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो कि फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके डेवलपमेंट में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने अपना बड़ा अहम रोल प्ले किया, और इसी वजह से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक ब्रेक थ्रू समझा गया इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड डी ब्रॉगली वाज गिवन अवॉर्डेड ए शेयर इन द 1929 नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये क्लियरली आ जाएँ इस वीडियो में, ये देखें, ये आपने सॉल्व करने हैं।